स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर देखिए क्या होता है, बहुत महीन होते हैं खबरों के धागे और रहना हो सुर्खियों से आगे, तो सबने छोड़ा जो हिस्सा, देखना होता है खबर का वो किस्सा। बहुत सी बातें हैं जो कि सुर्खियां बटोर रही हैं, उन्हीं की शुरुआत करेंगे, उन्हीं पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या कुछ है। मेरे साथ राहुल अवस्थी और बीके शर्मा जुड़ रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, मैं चाहता हूं अगर राहुल और बीके आप भी देखें। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बेनीवाल का ये फोटो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है मिलेंगे हैंडपंप अनेक जब बटन दबेगा बैलेट नंबर 1। तुकबंदी तो है, तुकबंदी तो है। और अमूमन बीके भाई आप भी जानते हो, अगर अपने यहाँ हैंडपंप की बात हो तो सनी देओल की सबसे पहले याद आती है। वो कहीं जाकर हैंडपंप उखाड़ा तो था, लेकर नहीं आए थे। ये कह रहे हैं कि हम तो लेकर भी आएंगे। ये बहुत दिनों बाद मुझे ये हैंडपंप चुनाव प्रचार में आया है वापस से। मुझे लगता है कि पिछले एक दशक से हैंडपंप मुद्दा हुआ करता था पहले पंचायतों के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, जब प्रत्याशी मंच से घोषणा करते थे कि मैं यहाँ पर इतने हैंडपंप लगवाऊंगा। लेकिन एक दशक से ये हैंडपंप वापस ये नेपथ्य में चला गया और मुद्दा नहीं रहा। मुझे लगता है कि इन्होंने बेनीवाल जी ने हैंडपंप को फिर से लेके आए हैं मुद्दे में। तो बड़ी इससे पहले कोई और लेकर आया है, चापानल। चापानल भी इसे कुछ हिस्सों में कहते हैं देश में, चापाकल, चापाकल कहते हैं। और देखिए इसको कोई और दरअसल चर्चा में लाया। ये यहाँ पर बैलेट नंबर 1 की बात हो रही है, लेकिन किसी ने 2 की संख्या के साथ इस मुद्दे को जीवित किया। हुआ क्या था कि जब विधानसभा चुनाव के बाद में बाड़मेर के अंदर सैंक्शन हुए हैंडपंप्स जहाँ जहाँ होने थे सरकार की तरफ से, रविंद्र भाटी के इलाके में 2 हैंडपंप मिले। रविंद्र भाटी को 2 हैंडपंप मिले और बाकियों को तमाम को बहुत ज़्यादा हैंडपंप्स मिले। और वो एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया कि बीजेपी से क्योंकि उन्होंने अदावत करते हुए चुनाव लड़ा था, इसलिए उनके इलाके को ये दंश झेलना पड़ा कि उनको सिर्फ और सिर्फ 2 हैंडपंप सैंक्शन हुए। तो हैंडपंप को लेके जो राजनीति है वो वहाँ से शुरू होती है, बाड़मेर की। और वो इस बार विधानसभा चुनाव के बाद में निकल करके लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। ये वो मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश है कि साहब ये देखो, एक तो आपके प्रत्याशी हैं जिनको सिर्फ 2 हैंडपंप मिले, दूसरे उस पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने सिर्फ 2 हैंडपंप दिए। जब आप 1 नंबर का खटका दबाएंगे तो बहुत सारे हैंडपंप पाएंगे। मैं भी ठीक ठाक तुकबंदी कर लेता हूँ, है ना। तो 1 नंबर जब दबाएंगे तो खूब सारे हैंडपंप पाएंगे। तो एक वो मुद्दा जीवित करने के बाद में, कहने का मतलब लोगों के बीच में कि ऐसा मुद्दा बन गया था बाड़मेर में, जिसे कैश करने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि आप बस मेरे साथ आइए और हैंडपंप जितने चाहिए उतने ले जाइए। पर आगे की कहानी ये है कि बशर्ते ये हैंडपंप लाने की दावे कर रहे हो, पर देने के लिए इनको बात इनको प्रदेश सरकार से ही करनी होगी। और तब कितने मिल जाएंगे? छोटी सी बात यही है, ये थोड़ा ना आप केंद्र सरकार से हैंडपंप मांग के लाएंगे। मांगना तो आपको स्टेट लेवल से ही है। लेकिन उनको लगता है कि जो सांसद निधि है उनकी, उस कोटे से वो कुछ हैंडपंप तो लगवा ही सकते हैं, कम से कम अगर जीतते हैं तो। दूर की ये है कि ज़्यादा उम्मीद अगर केंद्र और राज्य से ना किया जाए, सरकार से, सरकार उनकी मदद ना करे, लेकिन वो अपने लेवल पर शायद वो अपनी निधि से कुछ हैंडपंप एक कम से कम एक कह रहे हैं कि वो बैलेट नंबर 1 पर दबा सकते हैं तो वोट देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसलिए उनको लगता है कि कम से कम एक हैंडपंप तो वो लगवा ही सकते हैं। वादों का घालमेल किस तरह से होता है, उसका एक सबूत देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। और याद रखें कि कहने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन है, लेकिन पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि हमने सबसे बात करके जारी किया है। आप इसे लगभग आईएनडीआईए का ही मानो, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ जाता है। अब इतना तो तय है कि अगर आईएनडीआईए चुनाव जीत जाती है तो सबसे पहले तो वो बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी, जो कि इन मैनिफेस्टोस के आधार पर बनेगा और उस पर आगे चलेगी। मतलब कोई भी अपने मैनिफेस्टो पर 100% टोटल रन तो करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का पहला सबसे बड़ा वादा लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव याद कीजिए और आप याद कीजिए कि यह वादा किसका था। आप कहीं ले जाना चाहते हैं मुझे किसी सीधे बीजेपी का वादा था, स्ट्रेट। आप सीधे सीधे देखिए, केजी से पीजी कहाँ मुफ्त नहीं है। जो एक ट्यूशन फीस लगती है वो लगती है अगर मैं पीजी तक की पढ़ाई की बात करूं। ये वादा बीजेपी पहले ही कर चुकी है और उस पर अमल भी करने के लिए कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो ये
केजी से पीजी तक आप मुफ्त शिक्षा दे दें, उस शिक्षा का स्तर क्या होगा ये सबसे पहले यूपी को देखना होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर यूपी की कोई है शिक्षा में, अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं और समझें तो वहाँ शिक्षा की क्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में स्कूल्स तो तैयार कर दिए गए हैं छोटे बच्चों के लिए। कॉलेज की स्थिति बहुत ज़्यादा, अभी भी वो इंटर कॉलेज वहाँ चलते हैं, इंटर कॉलेज के ऊपर जब जाएंगे और दूसरे कॉलेजेस देखेंगे, शिक्षा को फ्री से ज़्यादा क्वालिटी बनाना ये बड़ा जोर होना चाहिए। लेकिन फ्री देना, फ्रीबीज एक बहुत बड़ा तोहफा होता है, उन्होंने सबसे पहले इसी की बात कर ली, पर उनको फ़ायदा कितना मिलता है ये देखना ज़रूरी है। और फ्रीबीज में ही आगे बढ़े तो मुफ्त आटा और मुफ्त डेटा, ये भी वादा समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में नजर आता है। इसके अलावा लैपटॉप वितरण पूरे देश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के दौरान हुआ करता था, अब ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है। तो आप देख लिए जो भी घोषणा पत्र आ रहे हैं वो पार्टियों के इंडिविजुअल आ रहे हैं। ये INDIA भले ही एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वादों का लेखा जोखा अलग अलग है सबका। इसका मतलब है कि अब आप INDIA के को वोट देंगे तो मतलब इतने सारे जो घोषणाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, तो अब कुछ बचेगा ही नहीं। आपको जो सामान्य आपके जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा। मैं बताता हूँ, अगर जैसे कांग्रेस कहती है कि मैं आपको एक लैपटॉप देती हूँ, तो समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए था हम आपको उसकी गारंटी देंगे कि वो ठीक रहेगा अगले 20 साल तक की। उसकी रिपेयरिंग की गारंटी, उसके साथ कुछ खराब हो जाता, चोरी हो गई, सर्विसिंग, सर्विसिंग 20 साल तक सर्विस फ्री उसके अंदर। तो अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि एक पार्टी कह रही है हम मदरबोर्ड देंगे, एक कह रही है हम स्क्रीन देंगे, एक कह रही है चलिए उस पर कीबोर्ड हम लगवा देंगे, कोई माउस ले आएगा, और फिर बात आएगी कि चार्ज कैसे करें। वो बीजेपी लेके बैठी है, चार्जर हम देंगे नहीं फिर। हाँ, फिर वो चार्ज कहाँ से करेंगे। मुद्दा ये है कि अब ये यहाँ पर बाजी मारी है, और देखा जाए कि बीजेपी ने कम से कम अपने जो सहयोगी जितने भी संगठन हैं उन सबको, राजनीतिक दलों को वो एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और एक घोषणा पत्र बनाया। तो यहाँ सहमति, एक कदम आप आगे निकल गए इसमें। और अब देश में अलग अलग लोगों के, और उसमें बहुत से कुछ ऐसे हैं जो फ्री विज इस तरह की बातें हैं, लेकिन कोई विरोधाभासी भी हैं आपको उनमें। नहीं, रिपीट भी है। जैसे महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो फिर कांग्रेस और इसके अलग अलग मैनिफेस्टो की जरूरत कहाँ थी? या फिर जातिगत जनगणना, फिर सेपरेट मैनिफेस्टो की जरूरत कहाँ थी? मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के अलायंस को आप देखिए, बीजेपी के साथ में जो भी अलायंस में है वो बीजेपी के सामने बहुत कहना चाहिए, बोना सही शब्द तो नहीं होगा, पर इसको किसी दूसरे शब्द में ढालने जो आपके पास हो, कि वो उतनी बड़ी पार्टियां नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हम तो शाम रंग में रंगे हैं। हाँ, शाम रंग में रंगे, वो बिल्कुल उसी रंग में रंगी हुई है। और बीजेपी की लंबाई या कहना चाहिए कद इतना बड़ा है कि दूसरी पार्टियां उसमें बहुत ज्यादा कहने के या सुनने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन कांग्रेस को कोई बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ जब सीट शेयरिंग की बात आई, आप बिहार में देख लीजिए, राजस्थान में ही देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, आप जहां भी देखेंगे दूसरी पार्टियां अपने आप को कांग्रेस से छोटा नहीं आंकती हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण JDU का देखिए, बिहार में जो जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, शरद इनका नीतीश कुमार का, आप उसमें नहीं है ये बीजेपी के घोषणा पत्र में इतने। तो आप देखो कि उन्होंने, जो राहुल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो उस औरा में दूसरे जो घोषणा पत्र कोई करना भी चाहता है वो, लेकिन वो बीजेपी उसको इतनी आज़ादी नहीं देती कि वो अपना कोई या तो आप हल्का सा तानाशाह कह रहे हैं या हल्का सा अंटरबाज कह रहे हैं। दोनों ही बातें हैं, पर मुझे लगता है कि ये बीजेपी का रूलिंग पॉलिसी है जो है। साथ लेकर चलने की कला है। बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है इस वक्त कि वो अब इस कहना चाहिए उस फेज से बाहर आ गई है। आप याद कीजिए 90s को, जब बीजेपी एनडीए के साथ में सरकार जब बीजेपी ने बनाई थी, उस वक्त जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था तब बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था 370 पे, तब बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था राम मंदिर पे, तब बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना था कॉमन सिविल कोड पे। ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम बनता था उससे बाहर होती थी। तब बीजेपी उस स्थिति में थी। आज उस स्थिति में कांग्रेस है। बीजेपी उससे बाहर आके इतनी बड़ी हो गई है कि दूसरी पार्टियों को वो कहने के लिए वो स्पेस, जगह मिलती ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है। नहीं बोला जो इतना बड़ा मुद्दा था उनका जातिगत जनगणना को लेकर, बिहार में हो गया ना, बिहार में हो गया। उन्होंने, ये मुद्दा था पूरे देश में करेंगे, तब वो देश के लिए सोच भी रहे थे, अब वो वापस बिहार के लिए ही सोच रहे हैं। हो गया उनका, उन्होंने वहां तो कर दिया ना। बहुत
पॉपुलर है जो मैं भी बोल नहीं सकता कि वो तो पहले ये भी कहते थे, फिर वो भी कहते थे, फिर वो भी कहते थे, और अब आप कुछ और कह रहे हैं। अब मैं एक और पॉइंट जो यहाँ पर मैं उठाना चाहता हूँ। आप अगर देखेंगे कि कई तो सिंगल हीरोज़ की फिल्म आती है, कहानी कैसी ही घटिया क्यों ना हो, लेकिन वो हीरो अपने दम पर वो फिल्म को खींच ले जाता है। कई मल्टी स्टारर फिल्म आती है, कहानी कितनी घटिया क्यों ना हो, लेकिन मल्टी स्टारर की मौजूदगी में वो फिल्म किसी तरह से चल जाती है। और कुछ लो लेवल की फिल्में आती हैं जिसमें कोई बहुत नामी कलाकार हो या ना हो, लेकिन उसकी मेहनत को हर कोई तारीफ करता है और वो फिल्म हिट हो जाती है। सीएम भजन लाल शर्मा, उनको मैं इस तीसरी श्रेणी में रख रहा हूँ कि एक लो बजट की फिल्म थी जिसके वो कलाकार थे, एक्टर थे, ठीक है वो सुपरस्टार का तमगा ना हो, लेकिन अब वो सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह से राजस्थान के चुनाव प्रचार में वो अकेले डटे हुए हैं। देखिए मैं आपको अकेले क्यों कह रहा हूँ ये भी बता दूं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त कहाँ पर फोकस्ड है? जोधपुर में फोकस्ड है। वसुंधरा राजे झालावाड़ बारां में फोकस्ड है टोटली। राजेंद्र राठौड़ चूरू में फोकस्ड है। सतीश पूनिया हरियाणा में फोकस्ड है। ऐसे में जो एक एब्सेंस यहाँ पर ऐसा जो पूरे प्रदेश में घूम सके, उस एब्सेंस को कोई पूरा कर रहा है, खत्म कर रहा है, जड़ से मिटा रहा है, तो वो भजन लाल शर्मा है। क्या कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन से कांग्रेस बीजेपी को इस तरह से एक एक सीट पर स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर दिया और सीएम को इतनी मेहनत लगानी पड़ रही है, या ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस का हिस्सा रहा है? इस पर मेरे ख्याल से मनोज आपको भी थोड़ा सा जोड़ना चाहिए, उसके बाद मैं राहुल से सवाल लूंगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से पूरी जो चल रहा है राजस्थान में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से पूरे जो चुनाव है लोकसभा का उसको पूरे कैंपेन कर रहे हैं और जगह जगह जाकर चुनाव लीड कर रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और एक परिपक्व नेता की तरह। और जिस तरह से जो एक लिस्ट जारी हुई थी भाजपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की, जिनमें राजस्थान के तमाम बड़े नाम शामिल थे, जो राजस्थान भाजपा जो संगठन में बड़े पदों पर रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका भी उसमें नाम है। लेकिन प्रचार की जहाँ तक कमान है केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थामी हुई है, और कह सकते हैं पूरी जिम्मेदारी है। तो स्टार के रूप में भाजपा में उभरे हैं भजनलाल शर्मा, ये कहा जा सकता है। क्या डैमेज कंट्रोल को समेट रहे हैं या फिर मसला कुछ और है? जैसा कि मैंने जोड़ा, क्या कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन से रणनीतिक तौर पर बीजेपी को इतना मजबूर कर दिया कि ये स्थिति बनी, या ये सब कुछ सोची समझी चीज का ही हिस्सा है? देखिए, मैं इसको दो चीज़ों से जोड़ता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चूरू आए और तमाम बड़े नेता एक जाजम पर एक साथ उनके मंच के पीछे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा सबको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ रहे। अब आप इस चीज़ को इशारों में ऐसे समझिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज को जब आप देखेंगे तो बड़ी छितरी हुई आबादी है। खासतौर पर जैसे आप पश्चिम में बढ़ना शुरू होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने नाम लिया, बहुत बड़े इलाके पे जोधपुर जैसी लोकसभा सीट जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, दूसरे आप ओम बिरला के लिए कह रहे हैं, ओम बिरला के लिए कोटा से बूंदी एक बहुत है जो उनको कवर करना पड़ता है। अपने इलाके पे वो पूरा ध्यान दे पाएँ, ये ज़रूरी था। बीजेपी ने इस चीज़ को फोकस किया, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। कांग्रेस के सब लोग अपनी अपनी जगह तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ देने वाला वैसा व्यक्ति नहीं है जो एक धागे में पिरो दे। भजनलाल शर्मा इस वक्त कर ये रहे हैं, वो कह रहे हैं सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे ध्यान दीजिए, जब इसको और बड़ा करने का टाइम आएगा तब हम सब लोग मिलके जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे। ये बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा है। फेज 1, फेज 2। एक बात जोड़ना चाहूँगा कि एक दौर था, आप समझे स्वप्निल, की कहा जाता था कि वसुंधरा ही भाजपा प्रदेश के अंदर, लेकिन ये इस मिथ को तोड़ा गया है। इसको लेकर उस समय भी कॉन्फिडेंट थे। पहले ये कहा जाता था कि आप बताओ कि बीजेपी में राजस्थान में कौन सा ऐसा नेता है जो 500 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, जिसके जाने से अचानक लोग 500 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, पर उसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भजनलाल जन नेता बन गए हैं क्या? हाँ, मैं आपको देखा इनकी यहाँ भीड़ भी आ रही है। ये दिलचस्प बात है कि लोग आ रहे हैं। वो चेहरा इतना कोई आपको भीड़ को इकट्ठा करने वाला एकदम से उस तरह का नहीं बन पाया हो अभी, लेकिन उस प्रोसेस में जरूर हैं वो। और भीड़ जितनी चुनाव में सभाओं में जितना आना चाहिए उतना आ रहा है आपको। लेकिन जो उस तरह से था पहले, ये एक मिथ था कि वसुंधरा के अलावा कोई बड़ी सभा राजस्थान में कर नहीं सकता, लोगों को बुला नहीं सकता, वो मिथ कहीं ना कहीं आप टूट रहा है। भजनलाल के मैंने कई सभाएं देखी हैं, उनमें लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, भीड़ को जुटा पा रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सीएम के पीछे खड़ी हो रही भीड़ क्या कांग्रेस को या बीजेपी के कुछ ऐसे चेहरे जो अपने आप को नेपथ्य में पा रहे हैं उनको परेशान कर रही होगी? अब बिल्कुल स्वप्निल, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहजता, सरलता और सहज उपलब्धता, ये एक बड़ा कारण है कि आम जन है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है, चाहे वो सभा के रूप में हो
या और कोई कारण रहा हो। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से भाजपा में जो डैमेज कंट्रोल का काम किया है, कई जो लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर भाजपा में गतिरोध देखने को मिल रहा था। भाजपा के ही नेता एक दूसरे के विरोधाभासी थे और विरोध में बातें भी कर रहे थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन तमाम नेताओं को ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर में बुलाया, देर रात्रि तक मंत्रणा हुई और सबको एक साथ लिया, एक जाजम पे लिया। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने, हाँ, हो जाता है कभी जभी परिवार का कोई एक सदस्य नहीं माना, तो वो एक अपने आप में मजबूत पहलू है मुख्यमंत्री। ऐसे लोग ऐसे ही लोगों से जुड़ा हाँ, देखिए, भजनलाल के बड़े बनने के पीछे बीजेपी का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो दिल्ली से काम करता है ग्रास रूट तक। उन्होंने ये कह दिया है कि भजनलाल अगर है, नाम फेस हैं, तो सबको पीछे लगना पड़ेगा। उसके बाद में कोई इफ नहीं होता, कोई बट नहीं होता। ऐसा ही एक दिन खट्टर के साथ हुआ था, ऐसा ही एक दिन फडणवीस के साथ हुआ था, और ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ था, आपने देखा, वहां भी ठीक यही कहानी थी और सब लोग उसके पीछे लग गए और वो चीज़ आगे बढ़ती चली गई। तो वो जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है वो सीएम को बड़ा बनाने का काम कर रहा है। वहाँ इफ और बट की गुंजाइश नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, और जो ज़्यादा चाहता है उसका क्या असर होता है आपने देखा। वो कहाँ हाँ, सचिन पायलट पर आ रहा हूँ। अब मैं 3-4 इश्यूज हैं उसको जल्दी जल्दी से समेटना चाहता हूँ। सचिन पायलट दौसा के महुआ क्षेत्र के गाजीपुर खावदा में थे और उनका सेंटेंस है, पूर्व एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा बड़े कलाकार हैं, ये ऊपर नीचे होते रहे, वो समय अलग था, अब खुलकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चुटकियां सचिन पायलट अलग अलग मंचों पर एक के बाद एक लगातार ले रहे हैं। बयान में पूरा कर दूंगा उनका। उन्होंने ये भी कहा कि आपके मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सेकंड पोर्शन है, वो सेकंड पोर्शन, वो इसके आगे का, हाँ, अभी उस पे आ रहा हूँ। कहने का तो उनका कहने का मतलब ये है कि अब भाई स्टेट की गवर्नमेंट बन गई, अब वो खास तौर से मीणा समाज को वो उन्होंने टारगेट किया है और यहाँ पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक है, तो उनको ये कह रहे हैं कि आपका ये मूल जो है ना करोड़लाल मीणा के साथ वाले लोग हैं, उनका कहना है कि अब आप यहाँ पर आप कांग्रेस को वोट दीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जर और उनको साथ में लाना, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। नहीं, वो सचिन पायलट कह रहे हैं कि दौसा से मुरारी लाल मीणा जीतते हैं तो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री का पद नहीं जाएगा। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है और निशाना बड़ा सटीक है। और सचिन पायलट इस वक्त चुनाव प्रचार को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत लंबे अरसे बाद में सचिन पायलट को एंजॉय करते हुए हम देख पा रहे हैं। सचिन पायलट जिस शैली के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त तो वो जहाँ ये बोले हैं वो उनका होम ग्राउंड है, वो ग्राउंड है जहाँ पर किस परिस्थिति वश वो चुनाव वहाँ से नहीं लड़ पाते। अगर सचिन पायलट इस इलाके से चुनाव लड़े तो बात ही कुछ और हो। वहाँ का चुनावी नज़ारा आपको याद होगा 2004 में किस तरह का हुआ करता था, परिसीमन से पहले जब वहाँ से इनके पिताजी राजेश पायलट लड़ा करते थे और उसके सचिन ये होता तो क्या होता वाली श्रेणी में ये एक सवाल हमेशा बना रहेगा। ये नहीं, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है परिसीमन, अब जब फिर से परिसीमन होगा तो इस बात की पूरी उम्मीद है, या ऐसी संभावना है, उम्मीद से ज़्यादा संभावना सही शब्द है। राजनीति में क्या होता है, हार का ठीकरा फोड़ा जाता है, ये कहते हैं, लेकिन इस समय वो बिल्कुल उससे बाहर है उनके माथे, क्योंकि इसलिए अब आप देखें कि यहाँ पर जो भी चुनाव के परिणाम रहते हैं और कांग्रेस को यदि 1-2 सीटें मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती है, 25 की 25 सीटें बीजेपी को जाती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसके लिए पायलट जिम्मेदार है। तो इसलिए जो राहुल कह रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, इसका वजह भी यही है कि उनको अब आगे 5 साल उनको पॉलिटिक्स करनी है राजस्थान में। फिलहाल इसकी हार की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। बड़ी चीज़ और है, आप देखिए, जिस दिन उनको कहा था कि आप छत्तीसगढ़ जाइए, उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभार लिया और हम लोगों को ये लगा कि अब वो राजस्थान में दिखने वाले नहीं है, कहीं ऐसी कोई सजा तो नहीं मिल गई कि उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। इस बार के चुनाव में आप बताइए सबसे ज़्यादा सक्रिय, आप कह रहे हैं ना, भजन लाल जी एक जगह दूसरी जगह बीजेपी की तरफ से प्रचार करते हुए दिख रहे, कांग्रेस की तरफ से कौन दिख रहा है सचिन पायलट के अलावा? ही इज द ओनली मैन हु इज रनिंग अराउंड। कह लो तो ऐसा लगता है कि जालोर में सीमित होकर रह गए। खास बात तो ये भी है कि सियासत क्या ना करवा दे, जनसभा में उनको ये बताना पड़ रहा है कि मैं माली समाज से आता हूँ। क्या जोड़ रहे हैं मनोज? मैं इसमें ये जोड़ रहा था, जब देखा गया था, जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, जयपुर जब आए थे और उन्होंने अपना न्याय पत्र जारी किया था, उस समय मुख्यमंत्री क्षमा चाहूँगा मैं यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण हो चुका था। लोग ये मान चुके थे कि अब सचिन पायलट का भाषण नहीं होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण के बाद यहाँ पर
वरीयता दी गई और सचिन पायलट का भाषण कराया गया। और पूरी जो जिम्मेदारी है, देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ज़्यादा सचिन पायलट पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में राजस्थान में सक्रिय है। उन्हें कोई समय का सिंबल भी उस दिन नहीं दिया गया था कि समय हो रहा है, समय हो रहा है। कहा था ना, समय बदलता है। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। अच्छा, मैं बीजेपी के लिए ताज़ा तौर पर जो आज देश भर की खबरें रही उसमें से 4 खबरें मैंने उठाई हैं, जिसमें से 4 मुसीबत बीजेपी के लिए नजर आती है। पहले तो साउथ के कर्नाटक से आती है। लिंगायत धर्मगुरु हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। लिंगायत जो कि 17% लगभग कर्नाटक में वन साइडेड माना जाता है, जिसकी तरफ लिंगायत उनका क्लियर कट विन माना जाता है। आरोप यही लगा रहे हैं कि लिंगायत नेताओं के टिकट प्रहलाद जोशी कटवाते हैं। क्या ये एक बड़ा हाँ देख सकते हैं आप, येदियुरप्पा पिछले विधानसभा चुनाव में नाराज थे, जिस तरह से उनको एक तरीके से इनएक्टिव मोड में डाला गया। उन्होंने भी उस चीज़ का उस तरीके से विरोध नहीं किया, पर ये चीज़ पता थी कि एक ना एक दिन ये वापस हिट करेगा बीजेपी को। विधानसभा चुनाव जब कर्नाटक के हुए तब बीजेपी ने इसका खामियाजा भुगता। अब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप एक को जब साधते हैं तब वहाँ दूसरे को साधना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा समुदाय है, मैं उसका नाम थोड़ा सा वोकालिंगा, मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, वो करेंगे, वो कांग्रेस के साथ ऑलरेडी है। बीजेपी को कुछ ना कुछ बात करके इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मुसीबत कम हो सकती है। दूसरी मुसीबत है राजपूतों की नाराजगी। हाल ही में हम लोगों ने चर्चा की है सुर्खियों से आगे में, खासकर गुजरात, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के भी कई हिस्सों में। अब वो अभी भी शांत नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन वो माफ़ी उन्होंने ये मांग उसमें ये है कि आप उनका टिकट काटिए और दूसरा कोई उम्मीदवार उतारिए। ये बीजेपी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है, और ये डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, और उसमें राजपूत नेताओं को भी उतारा गया है कि आप उसको अपने समाज को मनाइए। लेकिन अगर ये वो मुझे नहीं लगता ये एक लेवल तक धीरे धीरे चुनाव करीब आने तक ये नाराज़गी, क्योंकि राजपूत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके पास ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर है, वो जाके ईवीएम का बटन अगर इस वजह से ही जाके और दूसरी पार्टी को कहीं दबा दे, ऐसा मुझे संभव नहीं है। लेकिन उनको ठीक है, उनको नाराज़गी दूर करने की एक मुसीबत ये भी है कि क्या बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब असंतुष्ट लोग धीरे धीरे मुंह खोलने लगे। बीजेपी दावा करती है उनके यहाँ हमेशा से आंतरिक लोकतंत्र है। सबसे ज़्यादा आंतरिक लोकतंत्र वाली अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। लेकिन हम जानते हैं कि अंदर की सच्चाइयाँ क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। देखिए, लोगों को विरोध करने का चुनावों के समय वक्त ऐसा है कि जब मौका मिल जाता है। अगर वो ये विरोध कर पाएँ जब लोकसभा चुनाव बीत जाए उसके बाद, और बीजेपी सरकार बना ले जिस मिशन के साथ वो चल रही है उस लेवल पे जाके, तब आप विरोध कर पाएँ, तब तो पता चले। ये तो क्या होता है, एक वक्त होता है जब आपको अपनी उपस्थिति और अपनी हैसियत बतानी होती है कि साहब हम भी हैं, और उस समय उनको पता होता है कि उनकी लल्लो चप्पो करी जाएगी वोट के लिए, है ना, इसलिए वो ऐसा विरोध कर देते हैं। जब ये 4 जून के बाद होता विरोध दिखाई दे, तब आप कहिएगा वो विरोध है। और बसपा अगर इस तरह के प्रत्याशी उतारती जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के वोट काटे तो उसे INDIA की बी टीम कहा जाता, लेकिन उसने इस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं, हालांकि वो NDA में भी नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं जो कि बीजेपी के कोर वोटर्स कहलाते हैं। ये तो इसको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, इंडिया के INDIA। BSP अलग चल रही है ना, अलग चल रही है। लेकिन जो INDIA है उसकी तरफ से बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। ओवैसी के बाद में मायावती पर भी ये इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि वो उनके साथ भी उस महागठबंधन में नहीं आए हैं, सीधी सीधी बात है। और उसको कहीं ना कहीं जो वोट बैंक भी, जो कोर वोट, वो उसी का जो गठबंधन है उसके वोट बैंक को काटने का ये इल्ज़ाम लगता है। वो अलग बात है बीजेपी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब ये प्रभाव अब जो मायावती का हुआ करता था, और जिस तरह से अब वो वजह उसकी बहुत कुछ है, उसके ऊपर लंबी चर्चा की जा सकती है। लेकिन ना तो वो खुद भी उतनी उत्साहित चुनाव में नज़र आती हैं, ना उन्होंने कोई अपने कैडर को उस तरह से तैयार किया है, और अब मुझे लगता है कि वो और नहीं, उन्होंने कोई लीडरशिप भी तैयार नहीं की है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो जालोर की तस्वीर, जिस पर हम कभी बातचीत नहीं कर पाए, अभी भी समय कम बचा है तो, लेकिन मैं बता ज़रूर देता हूं दर्शकों को कि बसपा की ओर से कांग्रेस के से गुस्सा होकर बसपा ज्वाइन किया एक शख्स टिकट भरता है, और वहाँ पर बसपा की ओर से जो चुनाव का प्रभार संभाल रहे हैं वो गले मिलकर उनसे ये अपील कर रहे होते हैं कि नहीं यार भाई, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, प्लीज़ अपना नाम वापस ना लो। लेकिन वो नाम वापस ले लिया जाता है। यहाँ पर आप थोड़ी सी जादूगरी महसूस कर पाएँ तो कर लीजिए। एक सवाल ये भी है, फिस्ट फाइट होती है जो मुक्कों से लड़ी जाती है, लेकिन फिश फाइट भी होती है। ये सियासत ने दिखा दिया है। औचित्य है नहीं है, संदेश तो है।
जिसको जैसे इस मुद्दे को लपकना है वैसे लपक सकता है। कहते हैं ना, चुनाव में दाना जब आप डालते हैं तो किसी मछली को ही डाला जाता है ना। वो मछली आप वोटर समझ लीजिए, उसको दाना डाला जाता है और उसको पकड़ा जाता है। फिशिंग जब होती है, मैं उस फिश फाइट को आगे ले जाके फिशिंग करता हूँ। और आज जो बात हो रही है वो उसी मछली को खाने की बात हो रही है, क्योंकि ये उससे अगला चरण होता है कि जब एक बार जीत गए उसके बाद में उस मछली का कोई औचित्य नहीं रहता, बाहर निकालो मर जाएगी वो। मरने के बाद में फिर उसको खा लिया जाता है। तो उसी मछली हाँ, मस्त फ्राई करके खा लिया। फ्राई करके खा लिया। तो अब ये मछली के लिए लड़ाई है और बीजेपी इसको बुनाएगी, बिल्कुल बुनाएगी। तेजस्वी यादव का आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार की राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, उस मछली को लेके राजनीति होती दिखाई देगी और सब इसको अपने अपने हिसाब से, क्योंकि मेरी भी आज आपसे इनफॉर्मली बात हो रही थी इस मुद्दे पर। आपका कहना था बिहार के कई लोग इस मुद्दे को वैसा नहीं मानते, लेकिन उसका इम्पैक्ट आउट ऑफ बिहार दूसरी जगहों पर जरूर पड़ेगा और बीजेपी उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। जो मेनली फिश ईटिंग के लिए फेमस बंगाल है, और भी तटवर्ती इलाके हैं, जैसे आप अगर आप गोवा देख सकते हैं, वहाँ पर भी फिश बहुत खाई जाती है, या एक बड़ा हिस्सा तमिलनाडु का। देखिए, मैं नहीं सोचता कहाँ तक है क्या इसका स्ट्रेच कुछ? मैं इतना बड़ा स्ट्रेच मानता नहीं हूँ। बीजेपी अगर इसको मुद्दा बनाती है तब उसकी जवाबदेही हो जाएगी कि जब कोई सवाल पूछे जाए तो उत्तर दे। बीजेपी इसको बड़े तरीके के साथ में हैंडल करेगी। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ उसको फायदा मिल रहा हो वहाँ करेगी। कोई नेता बहुत ज़्यादा बोलता दिखाई नहीं देगा। हाँ, बिहार के अंदर ज़रूर बोलते दिखाई देंगे, जिसकी आवाज़, जिसका इको हमारे पास आएगा। ठीक है, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो जिता भी सकती है। ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।